चलो बच्चों, आज हम लोग परिवेश और विज्ञान के अभ्यास 7 जिसका नाम है पर्यावरण संकट, उद्भिज एवं पर्यावरण संरक्षण, इसके द्वितीय भाग को जानेंगे या सीखेंगे। इसके पहले भाग में हमने जाना था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है और मौसम और जलवायु किन कारकों पर निर्भर करती है। इन सब बातों को हमने इसके पहले के भाग में जाना था। आज हम देखते हैं कि ये जो जलवायु, इसका परिवर्तन कैसे होता है, जलवायु का परिवर्तन कैसे होता है और इसके परिवर्तन का हमारी पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ता है, या सीधे शब्दों में जलवायु परिवर्तन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो चित्र तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इन चित्रों में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, यानी क्या समानता दिख रही है। देखो, हर तरफ हर जगह सिर्फ धुआं धुआं और धुआं, काला काला धुआं है कि नहीं। तो कभी सोचा है ये जो धुआं निकल रहा है, चाहे वो फैक्ट्रियों से हो, फैक्ट्रियों की चिमनियों से हो, गाड़ियों से हो, वाहनों से हो, अंगीठी से हो, ये जो धुआं निकल रहा है ये जा कहाँ रहा है। पहले जब फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकल रहा है तब तो काला काला दिख रहा है, गाड़ियों से निकल रहा है तब ये काला काला धुआं दिख रहा है, लेकिन कुछ देर बाद फिर ये गायब कहाँ जा रहा है। कभी सोचा है? कभी सोचा है कि जब एक गिलास पानी में जब एक चम्मच चीनी घोलते हो, तो जब घोलने से पहले तो चीनी दिखाई देती है, फिर चीनी को पानी में घोलने के बाद वो गायब कहाँ जा रही है। तो चीनी कहाँ चली जा रही है? चीनी जो है उस पानी में घुल जा रही है, मिल जा रही है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो काला काला विषैला धुआं है, इस धुएं में क्या क्या है ये तो तुम्हें मालूम है, इसके पहले क्लास में ही जाना है। इस धुएं में तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि ऐसे बहुत से गैस मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ धूल कण भी मिलेंगे, ठीक। उसके अलावा हमारे वायुमंडल में और भी गैसेस हैं, ओजोन है, जलीय वाष्प है। तो ये जो धूल कण, ये जो काला काला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो निकल रहा है सब फैक्ट्रियों से, चिमनियों से, वाहनों से, ये गायब कहाँ जा रहा है? ये असल में हमारे वायुमंडल में घुल जा रहा है, वायुमंडल में घुल जा रहा है। क्योंकि हमारे वायुमंडल, जो हमारे आसपास का जो वायुमंडल है ये बहुत बड़ा विशाल है, ठीक। उसमें ये सारे दूषित पदार्थ, ये सारे जहरीले पदार्थ जो है सारे घुल जा रहे हैं, सारे घुल मिल जा रहे हैं। तो क्या घुल मिल जा रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? तो अब ध्यान से देखो, तुम खुद ही इसका उत्तर दे पाओगे। तो ये जो विषैला गैस सब निकल रहे हैं, धूल कण, ये सब क्या हो रहा है? हमारे वायुमंडल में मिल जा रहे हैं। जिससे हो क्या रहा है? अब तुम्हें ये मालूम है, सूर्य से जो रोशनी, प्रकाश जो आती है, ठीक, उसमें क्या ऊष्मा है। वो प्रकाश पृथ्वी से टकराकर, पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस आकाश की तरफ जाती है। ये रिफ्लेक्शन के बारे में, इसके बारे में तुम विस्तार से क्लास 9 में भी जानोगे। अभी के लिए ये जानो कि सूर्य की प्रकाश जो सूर्य से आ रही है वो पृथ्वी की सतह से टकरा के वापस आकाश की तरफ जाती है, यानी वापस पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और ये जो गैस, प्रदूषित गैस जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये हमारे वायुमंडल, हमारी पृथ्वी को, क्योंकि हमारे वायुमंडल में ये सारे विषैले गैस जो है जाके घुल मिल जा रहे हैं, तो हमारे पृथ्वी को यही सब गैसें जो है एक घूंघट की तरह, ठीक, एक घूंघट की तरह या एक चादर की तरह पृथ्वी को ढक के रख रहे हैं। जिससे हो क्या रहा है? सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आ तो रही है, लेकिन जब टकरा के वापस जाने की कोशिश कर रही है तो इन्हीं सब धूल कण, इन्हीं सब गैसों में जाके ये ऊष्मा या ये किरणें जो है बाहर नहीं निकल पा रही है। जिससे हो क्या रहा है? पृथ्वी का तापमान जो है वो धीरे 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 बढ़ रहा है, ठीक है। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है।
अब ये कुछ हद तक तो ठीक है, क्योंकि मान लो पृथ्वी का तापमान, अगर मान लो यही ऐसा होता कि ये गैसें अगर पृथ्वी की से टकरा के जो रोशनी या पृथ्वी से टकरा के जो ऊष्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, अगर ये सब गैसें, ये सब पदार्थ उन्हें ना रोकती तो होता क्या? तो पृथ्वी एकदम ठंडी बनी रहती, यानी पृथ्वी बोला जाए तो हिम युग में ही रहती, आइस एज नाम सुना होगा। तो ये जो गर्माहट प्रदान की जा रही है या प्रदान हो रही है या उत्पन्न हो रही है, ये कुछ हद तक या एक हद तक सही है, और इसी ऊष्मा के कारण ही जीव जंतु पनप रहे हैं। लेकिन मनुष्यों की जनसंख्या वृद्धि बोलो या मनुष्यों की ज़रूरतें बोलो, इन सब के चलते वातावरण में ये प्रदूषण की मात्रा या इन सब गैसों की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये जो किरणें, सूर्य की किरणें टकरा के वापस जो जाने वाली थी, उसमें से 70 से 80% किरणें जो है पृथ्वी में ही रुक जा रही है, उसके पृथ्वी के बाहर नहीं निकल पा रही है। जिससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि पृथ्वी की तापमात्रा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और जलवायु के परिवर्तन के साथ इस ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा या बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो हमने ये तो जान लिया कि जलवायु में परिवर्तन के पीछे कारण क्या है। अब परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा? अब देखो, सबसे पहला प्रभाव तो ये है कि पृथ्वी पर उष्णता की वृद्धि, यानी पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे गर्म होगी। अपने पिताजी से या अपने दादाजी से या अपनी नानी से कभी पूछना कि अभी जितनी गर्मी पड़ती है उनके समय, यानी वो जब तुम्हारे उम्र के थे कि उतनी गर्मी पड़ती है या पड़ती थी, तब उत्तर देखना, वो बोलेंगे कि नहीं, इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। तो आज क्या हुआ? तो इतने समय बाद ये अचानक से क्या हुआ? तो ये हुआ यही है कि तुम्हारे नाना नानी के समय में जो जनसंख्या थी उसकी तुलना में आज जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना शहरीकरण होगा, उतना विकास हुआ है, उतना ही प्रदूषण बढ़ा है, और जितना प्रदूषण बढ़ेगा उतनी ही पृथ्वी की तापमात्रा भी बढ़ेगी। तो आज देखो, गर्मी हर साल की तुलना में अगले साल जो है गर्मी और ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का तापमान जो है निरंतर बढ़ रहा है, और ये देखा गया है कि लास्ट 100 सालों में पृथ्वी की एवरेज यानी औसत तापमात्रा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गई। अब ये 1 डिग्री सेल्सियस देख के तो या सुन को तो बड़ी छोटी लग रही है, बस एक ही तो है, 1 डिग्री तो है, लेकिन ये 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि ही बहुत ज़्यादा भयावह या बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि 1 डिग्री तापमान बढ़ना, इसका प्रभाव हमारे पृथ्वी पर, पृथ्वी में रहने वाले जीवों पर, जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर, सब पे बहुत गहरा पड़ता है। अब देखो, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ने से होगा क्या? हमें जो मालूम है कि जितने ग्लेशियर्स हैं ये क्या होंगे? धीरे धीरे पिघल जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र के पानी का जो तल है वो बढ़ जाएगा। समुद्र के पानी का तल बढ़ेगा तो समुद्री धारा बदल जाएगी। समुद्री धारा बदलेगी तो जलवायु बदलेगा। समुद्र के जल का तल बढ़ेगा तो समुद्र के किनारों में रहने वाले या समुद्र के किनारों के जो देश है वो पानी में डूब जाएंगे। ठीक, तो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जलवायु पे पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तुमने ये भी देखा होगा कि 2005 साल में राजस्थान में बाढ़ आई थी और पूर्वी भारत में सूखा पड़ा था। तो सामान्यतः तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जलवायु जो राजस्थान की जलवायु जो है वो शुष्क है, और उत्तर पूर्वी भारत जो है उसकी जलवायु जो है वो उसमें आर्द्रता है, यानी उसमें नमी है, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 2005 साल में जो है राजस्थान में बाढ़ आ गई, और उत्तर पूर्वी भारत जहाँ की बारिश होती है वहाँ सूखा पड़ गया।
तो ये देखो, ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है जलवायु में परिवर्तन। जो हमें मालूम है कि जलवायु में परिवर्तन एक लंबे समय के बाद जलवायु में परिवर्तन होता है, या 20 या 30 साल में औसत जो मौसम बदलता है उसी को जलवायु कहते हैं। तो ये जो बदल रहा है धीरे धीरे, जो हमारा वातावरण बदल रहा है, ये बदल क्यों रहा है? क्योंकि इसमें हमारी ही ज़्यादा गलती है कि हम ही लोग जो है वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, और हम ही लोग जो है पर्यावरण की हद से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ, अब जैसा कि हमने जाना कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसका तापमान बढ़ने से जो हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो है, हिमालय में जो बर्फ़ जो है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे पिघल रही है। और हमें ये मालूम है कि हमारे भारत में, दूसरे देशों की बात ना करके अगर हम भारत की बात सोचें, कि हमारे भारत में ऐसी बहुत सी नदियां हैं जिनका पानी हिमालय से आता है, हिमालय में जमी बर्फ़ों से आता है। जैसे गंगोत्री, जमुनोत्री, ये सब नाम तुमने सुना होगा। गंगोत्री, जमुनोत्री में जो ग्लेशियर जो है, वहाँ का जब पानी पिघल रहा है, वही पानी जो है कि इसमें बदल रहा है, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र में वही पानी आ रहा है। यानी गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र जो है, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र का पानी इन्हीं हिमखंड से आ रहा है, जो धीरे धीरे पिघल रही है सूर्य की रोशनी पाकर। लेकिन अगर सूर्य की रोशनी या सूर्य की रोशनी के कारण जो पृथ्वी पे सूर्य की रोशनी आ रही है, अगर वो बाहर ना निकल पाए पृथ्वी से, तो हमने देखा कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ने से ये जो हिमखंड है गंगोत्री, जमुनोत्री में, ये क्या होगा? ये जल्दी जल्दी गलेंगे, जो कि गल भी रहे हैं आजकल, क्योंकि तापमान बढ़ा है पृथ्वी का। तो ये जितना ज़्यादा गलेंगे, जितना जल्दी गलेंगे, उतना क्या होगा? ये हिमखंड का आकार छोटा होता जाएगा। और हमारे जो ये गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती जो नदियाँ हैं, इन सब का पानी क्या होगा? धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे इनका पानी कम हो रहा है, ये देखा गया है। और एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है, अगर हम अभी पर्यावरण को ना बचाए, कि ये सब बर्फ़ जो है, सारे हिमखंड जो है पूरी तरह पिघल जाए और गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र में पानी ही ना बचे। अब सोचो, भारत की आबादी 120 या 130 करोड़ आबादी, ये सारी के इन सब पूरी आबादी का पानी जो है इन्हीं नदियों से आ रहा है। मैक्सिमम पानी इन्हीं नदियों से आ रहा है पीने का। अब यही नहीं रहेगा तो क्या होगा? अभी अगले ही साल तुम लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र में पानी की कमी हो गई। तुमने सुना होगा चेन्नई में पानी की कमी हो गई है। क्योंकि धीरे धीरे शहरीकरण, जनसंख्या बढ़ने से पृथ्वी के अंदर का पानी, पृथ्वी के धरातल के अंदर का जो पानी है, वो इतना मनुष्य इस्तेमाल कर रहा है कि पीने लायक पानी ही नहीं बच रहा है। और वो पानी कहाँ से आएगा? पृथ्वी के अंदर का पानी जो है, मिट्टी के अंदर जो पानी निकाला जाता है, वो आता कहाँ से? वो आता है इन्हीं नदियों की वजह से, या यही नदियों का पानी जब महासागर में जाता है, वहाँ से धीरे धीरे बाष्पीकृत होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, वही बारिश का पानी ही रिस के पृथ्वी के अंदर जाता है। तो सोचो, अगर ये नदी ही ना रहे, ये सागर ही ना रहे, तो मीठे का पानी कहाँ से आएगा? तो हमें हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं जीव वैचित्र्य के बारे में। ठीक है, जीव वैचित्र्य ये है क्या? अब इसे जानने से पहले तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हारे आसपास, तुम अपने ही घर के छत पे निकल के देखो और छत से अपने चारों तरफ देखो, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगर तुम शहरों में रहते हो तो जाहिर सी बात है, तुम्हें मकान ही मकान दिख रहे हैं, बहुत कम पेड़ पौधे दिख रहे हैं। लेकिन अगर तुम गांव में अगर बाहर निकलो तो तुम देखोगे, तो तुम्हें वहाँ बहुत अलग अलग प्रकार की पक्षियाँ दिखेंगी, तुम्हें वहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखेंगे, वहाँ की हवा ही अलग होगी, है ना। लेकिन वही पक्षियाँ या वही पेड़ पौधे क्या तुम्हें शहरों में मिलते हैं? या वही पक्षियाँ या वही पेड़ पौधे अगर तुम अपने गांव को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाओ, क्या वहाँ तुम्हें देखने को मिलेंगे? हो सकता है नहीं मिलेंगे। तो ये जो अलग अलग एक एक जगह में एक एक प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु जानवर, ये जो मिलते हैं, अब तुम इसी को सोचो इस तरह से कि तुम भारत में जो पेड़ पौधे, जंतु जानवर देखोगे, क्या तुम अफ्रीका में भी वैसे ही देखोगे? नहीं।
वहाँ पे कुछ अलग प्रकार के पक्षी देखोगे, कुछ अलग प्रकार के जंतु देखोगे, कुछ अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखोगे, उद्भिज देखोगे। ठीक है, तो ये जो अंतर हो रहा है, एक निर्दिष्ट इलाके में कुछ अलग प्रकार के प्रजाति के पेड़ पौधे जंतु जानवर मिलते हैं और दूसरे इलाके में अलग प्रकार के पेड़ पौधे जंतु जानवर मिलते हैं। यही है जैव वैचित्र। इसी को कहते हैं अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का होना, जिसी को एक शब्द हम लोग कहते हैं जैव वैचित्र। तो जैव वैचित्र है क्या? किसी निर्दिष्ट इलाके में सभी प्रकार के उद्भिज, प्राणी या ऐसे छोटे छोटे जीवाणु जो हमें आंखों से दिखते भी नहीं है तो वो भी प्राणी ही। तो किसी निर्दिष्ट इलाके में सभी प्रकार के उद्भिज, प्राणी, जीवाणु, इन सब को मिला के, इन सब को लेके ही हम जीवन जैव विचित्र बनता है, जैव वैचित्र बनता है, और इसे एक शब्द में हम लोग जैव वैचित्र कहते हैं। ठीक है, तो हर देश की जैव वैचित्रता जो है वो अलग अलग है। हम थोड़े, भारत जो है, हमारा देश जो है, थोड़ा ज़्यादा इस मामले में लकी है कि ये जो जैव वैचित्र है, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी जैव वैचित्र के महत्वपूर्ण अंचल, ये इसका मतलब ये कि वो सारे इलाके जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, उद्भिज, ये सारे मिलते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण इलाके बोले गए और उन्हीं को इंग्लिश में बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो हमारा भारत जो है इस मामले में थोड़ा लकी है, क्योंकि हमारे भारत में चार प्रकार के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलते हैं। ठीक, उसमें सबसे पहला है ईस्टर्न हिमालय, पूर्व हिमालय, इसमें सिक्किम, दार्जिलिंग, डुअर्स के अंचल, तराई के अंचल आते हैं। दूसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ये जो है भारतवर्ष के पश्चिम में, भारत के पश्चिम उपकूल में ये इलाका है। उसके बाद है इंडो बर्मा, थर्ड वाला है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये उत्तर पूर्व भारत में मिलेगा, मेघालय में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद है सुंडालैंड, ये अंडमान निकोबार अंचल में मिलता है। तो ये चार जो है आपके आसपास के इलाके में चार प्रकार के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि भारत में इतने प्रकार के जैव विचित्रता मिलती है, इसीलिए हमारे देश को बोला गया है मेगा डाइवर्सिटी नेशन या अति वैचित्र वाला देश। ठीक, जहाँ पे बहुत ज़्यादा विचित्रता मिलती है, या इसीलिए इसे बोला जाता है मेगा डाइवर्सिटी नेशन। क्लियर हुआ? अब जो इतने अलग अलग प्रकार के जैव विचित्रताएं हमारे देश में है, तो इसका लाभ क्या है? क्या इसको कोई लाभ भी है? एकदम है, बिल्कुल है। अब लाभ क्या, देखो, इतनी अलग अलग प्रकार के यहाँ उद्भिज है, उतने अलग अलग प्रकार के यहाँ पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए भारत में जो है कृषि की जो है बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है, क्योंकि भारत की जो मिट्टी है इतनी उपजाऊ है कि यहाँ अलग अलग प्रकार के बहुत से खाद्य सामग्री वाले फसल उगते हैं, और इसका यही हमारे जैव विचित्रता का एक महत्वपूर्ण अंग है। परिवेश में दूषण की कमी भी इसी कारण होती है, क्योंकि हमारे भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, और ये पेड़ पौधे हमें मालूम है पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। हालांकि जनसंख्या बढ़ने से अभी ये थोड़ा खतरे में है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम अपने परिवेश को किस तरह बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके। ठीक, हमारी जलवायु या मौसम जो है, इसमें भी स्थिरता बनी रहती है इसी बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि जितने पेड़ पौधे होंगे उतने ही का जो है वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे जो है अपनी तरफ खींचेंगे, और सूर्य के प्रकाश और के कारण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके इसी को ऑक्सीजन में रूपांतरित करेंगे। वही ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण में आएगा और पर्यावरण को शुद्ध बनाएगा। ठीक, तो ऐसे बहुत से अलग अलग उदाहरण हैं जीव वैचित्र के, जो हमारे लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है या इम्पॉर्टेंट है। जैव वैचित्र से
और भी क्या हमें लाभ मिल सकता है? अब देखो इतने अलग अलग प्रकार के उद्भिज है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। इन अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों से हमें बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार के दवाइयाँ भी मिलती है। जैसे नाम सुना होगा, सिंकोना से क्विनाइन बनता है, जो मलेरिया के लिए बहुत ही लाभकारी एक दवाई है। ठीक उसी तरह से वन से हमें जलाने लायक लकड़ी मिलती है। लकड़ी से हम कागज़ बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। वहाँ से पेड़ पौधों से, पत्तियों से हम जानवरों को खाना खिला सकते हैं। इवन बहुत से पेड़ों के पत्तियों में रेशम के कीड़े उत्पन्न होते हैं, उन रेशम के कीड़ों से रेशम बनाए जाते हैं। या बहुत से प्राणी इन के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत से उदाहरण हैं जो हमें जैव विचित्रता के कारण इसके जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो गुरुत्व है, ये हमें समझ में आता है। ठीक, अब ये जो जैव विचित्रता है, क्या ये खतरे में है? तो इसका उत्तर है हाँ, एकदम खतरे में है। क्यों? अब क्यों का कारण ये है, इस क्यों के पीछे हम ही लोग जिम्मेदार भी हैं। क्योंकि हमारे पृथ्वी की जनसंख्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है, जो पृथ्वी के जो सहने की क्षमता है उससे भी ज़्यादा हो गई। अब जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा भोजन चाहिए, उतने ही ज़्यादा रहने की जगह चाहिए, उतने ही ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का साधन चाहिए, उतनी ही तरक्की चाहिए। तो इन सब के लिए, इन सब की पूर्ति हम कहाँ से करेंगे? हमारे पृथ्वी से ही करेंगे। यानी ये जो हमारे आसपास की जो विचित्रता है, जैव विचित्रता है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। और ये इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि देखा जाएगा कि ऐसे बहुत से उद्भिज है जो धीरे 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 विलुप्त हो गए। ऐसे बहुत से प्राणियाँ होंगे जो धीरे 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 विलुप्त हो जाएंगे, और यही हमारे जैव विचित्रता का नाश होंगे, या उसी को ख़त्म करेंगे। तो इसका असर देखो जंतु यानी पशु पक्षियों में कैसे हो रहा है। अब तुम लोगों ने सुना होगा कि सुंदरवन में अक्सर जो है बाघ जो है गांव में आ जाते हैं और मनुष्यों को मार देते हैं। तो इसके पीछे कारण वही हम ही हैं, मनुष्य लोग हैं। क्योंकि हम लोग अपने रहने के लिए हम इतना फैल रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें भी रहने की जगह चाहिए। तो हम धीरे धीरे जगह घेरते 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 मनुष्यों के वन तक चले गए। मनुष्य के वन बोल रहा हूँ, प्राणियों के वन, प्राणी जहाँ जिन वनों में रहते हैं, हम वहाँ पे भी रहने चले गए। अब जाहिर सी बात है, अगर हम उनके घर में रहने लगेंगे तो वो हमारे घर में तो आएंगे ही और हमें क्षति पहुँचाएंगे ही। गलती तो उनकी नहीं है। तो प्राणियों के रहने की जगह कम हो जाने के कारण ही प्राणी जो है धीरे धीरे लोकालय में आ जा रहे हैं और मनुष्यों को क्षति पहुँचा रहे हैं। ठीक, इन प्राणियों, बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनके शरीर का जो चमड़ा है या उनका दांत जो है, ये जो है बाज़ार में औषधि बनाने के लिए या वस्त्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है प्राणियों के लिहाज से या हमारे पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही ख़राब है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्दोष प्राणियों को मार दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी प्रजाति भी ख़त्म कर दे रहे हैं। अब जैसे चमड़े के लिए तुम्हें मालूम है कि शेर बोल रहे हैं, बाघ का शिकार किया जाता है, और धीरे धीरे भारत में जो है बाघों की संख्या बहुत कम गई थी। लेकिन फ़िलहाल सरकार की रेस्क्यू मिशन या रिहेबिलिटेशन मिशन के कारण सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़ी है। धीरे धीरे सरकार इसमें सजग हुई है और बाघों की संख्या नियंत्रण में आई है। लेकिन शिकारियों का शिकार करना बंद नहीं हुआ है। हमें चाहिए, या हमारी सरकार को चाहिए कि नियम और ज़्यादा कड़े करे इन पशुओं को हानि पहुंचाने वालों के लिए। ठीक, वायु परिवर्तन, इसके पहले हमने जाना कि जलवायु परिवर्तन के पीछे कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन का असर जैव विचित्रता पर भी पड़ता है। अब मान लो जो पेड़ पौधे जिन्हें ज़्यादा पानी चाहिए, उसे पानी ना मिले तो क्या होगा? या जिन पेड़ पौधों को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए और उससे ज़्यादा पानी मिल जाए तो क्या होगा? वो मर जाएंगे, है कि नहीं? या जिन जंतुओं या पशु पक्षियों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए, या जिन पशु पक्षियों को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ ठंडी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसका असर क्या होगा? उनके ऊपर पड़ेगा, वो मर जाएंगे। तो जलवायु परिवर्तन जो आजकल हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, कि जहाँ गर्मी होती थी वहाँ ठंडी पड़ने लग गई है,
और जहाँ ठंडी पड़ती थी वहाँ गर्मी पड़ने लग गई है, जहाँ सूखा होता था वहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है। तो जिससे हो क्या रहा है, वहाँ पे रहने वाले उद्भिज, वहाँ पे रहने वाले प्राणियों के ऊपर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। वो इस परिवर्तन को सहन नहीं कर पा रहे हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, ये कुछ चित्र तुम देखो, ये सब प्राणियां जो है ये खतरे के निशान में है, यानी इन सब प्राणियों की जो है संख्या धीरे 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 कम होती जा रही है। अब इसका कारण जलवायु में परिवर्तन है, मनुष्यों का विकास है, जनसंख्या में वृद्धि है, शहरीकरण है और भी बहुत से कारण हैं जो तुम किताब पढ़ के जान सकते हो।